Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 7. Today's lecture is about the currency derivatives and this is in continuation of the lecture number 6 that we have previously done. Students, ये lecture number 6 की continuation में हम करने जा रहे हैं. मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वो स्टोरी दोबारा पढ़ के सुनाऊंगी और फिर आपने गौर से सुनना है और आप ये बताइएगा कि अब आपको कितना समझ आया. एक दफ़ा मैंने लेक्चर से पहले आपको वो स्टोरी सुनाई थी 6th लेक्चर से पहले. अब मैं 7th लेक्चर के स्टार्ट में आपको दोबारा वो स्टोरी सुना रही हूँ. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग के व्हाट इट वाज मेंट बाय दैट स्टोरी. ऑन February 27th, 1995, Barings PLC, the oldest merchant bank in the United Kingdom, was placed in administration by the Bank of England because of losses that exceeded the bank's entire 860 million in equity capital. Because of these losses was a breakdown in Barings' risk management system, and that allowed a single rogue trader to accumulate and conceal on unhedged 27 billion positions in various exchange traded futures and option contracts. Primarily in the Nikkei 225 stock index future contracts traded on the Singapore International Monetary Exchange. The losses occurred when the market moved unfavorably against the traders' speculative positions. Now you know the terminology कि market ने move किया unfavorably against the speculative positions. The trader recently completed a prison term in Singapore for fraudulent trading. Baring was taken over by ING Group, the Deutsche Bank and the insurance conglomerate. अब समझ आया? ओवर स्पेकुलेशन कर ली उसने अपने लॉसेस को हेज करने के लिए. तो जब वो ओवर स्पेकुलेशन का शिकार हुआ तो इवेंचुअली द बबल बस्ट. एक दफा उसको लॉस हुआ, उसने उसको कवर करने के लिए एक और लॉन्ग पोजीशन ले ली. ठीक है ना? आई एम श्योर यू नो व्हाट इज लॉन्ग पोजीशन. लॉन्ग इज टू, आप बताएंगे मुझे जी. लॉन्ग इज टू बाय. वेरी गुड. तो एक पोजीशन को कवर करने के लिए जब उसमें लॉस हुआ तो ही ट्राई टू टुक ओवर टू द सेकंड पोजीशन. जब दूसरी पोजीशन भी ली, उसके ऊपर एक और ली, तो वो जो गैप था वो बड़ा होता गया एंड इवेंचुअली ही वाज नॉट एबल टू कवर ऑल दोज लॉसेस एंड दैट बबल इरप्टेड इवेंचुअली. और इसका नुकसान ये हुआ कि वो बैंकरप्ट हो गया. और ये इतना पुराना बैंक था और जिसकी एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री थी एंड दैट वेंट इनटू बैंकरप्सी जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग यूजेज ऑफ द करेंसी डेरिवेटिव्स. अच्छा जी. अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुनाऊंगी. आपने फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंसेस पढ़ लिए थे. कोई 2 डिफरेंसेस बताएंगे आप मुझे? साइज, वेरी गुड. नंबर 2 जी, डिलीवरी डेट, वेरी गुड. देखें, स्टैंडर्डाइज्ड हैं आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर एज कस्टमाइज्ड हैं आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. सिमिलरली जो डिलीवरी डेट है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड है और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो डिलीवरी डेट है दैट इज कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन योर ओन रिक्वायरमेंट. आपको कब से लेके कब तक का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आप उसके मुताबिक उस डिलीवरी डेट को सेट करते हो. ओके, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के डिफरेंसेस हम पढ़ रहे थे और मैं आपको बता रही थी कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच आर बीइंग ट्रेडेड ऑन दी फॉर्मल एक्सचेंजेस. वेयर एज जो आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर कस्टमाइज्ड, दैट इज बिटवीन यू एंड अ कमर्शियल बैंक वेयर बाय यू कस्टमाइज योर ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन योर ओन नीड. राइट. सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे करेंसी फ्यूचर मार्केट्स and also उनके mechanics थोड़े से and also the options and I will also read you few terminologies. अच्छा जी. An initial margin must be deposited into a collateral account to establish a futures position. Just like opening an account in the जैसे CDC अकाउंट आप ओपन करते हैं in order to trade the shares of stock on the stock exchange, बिल्कुल इसी तरह से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए आपको एक्सचेंज के ऊपर एक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है. बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको बैंक में ट्रांजैक्शन करने के लिए एक अकाउंट ओपन कराना पड़ता है. गेटिंग माय पॉइंट. और उसमें आपने एक छोटी सी अमाउंट जमा करानी है जिसको हम कहते हैं इनिशियल मार्जिन. ठीक है. और बैंक के केसेस में हम उसको कहते हैं कंपनसेटिंग बैलेंस. अच्छा, द इनिशियल मार्जिन इज जनरली इक्वल टू अबाउट 2% of the contract value
कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू का 2% होता है आपका इनिशियल मार्जिन। आप ये समझ लें ये एक तरह की सेफ्टी अमाउंट है दैट यू वांट टू डिपॉजिट। आइदर कैश और ट्रेजरी बिल में बी यूज्ड टू मीट द मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसके लिए आइदर यू कैन हैव अ कैश और या आप ट्रेजरी बिल भी जमा करवा सकते हैं इन ऑर्डर टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। द अकाउंट बैलेंस विल फ्लक्चुएट थ्रू डेली सेटलमेंट्स। और ये जो अकाउंट का आपका बैलेंस है दैट इज गोइंग टू बी फ्लक्चुएटेड ऑन डेली बेसिस बेस्ड ऑन दी मार्केट ट्रेडिंग, डिमांड और सप्लाई उस पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एक ओपनिंग प्राइस होगी, उसकी एक क्लोजिंग होगी और उसकी एक सेटलमेंट प्राइस होगी। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हमारी शेयर्स ऑफ स्टॉक की ट्रेडिंग होती है। द मार्जिन पुट अप बाय द कॉन्ट्रैक्ट होल्डर विल बी viewed as a good faith money that he will fulfill his side of financial obligation। ये जो मार्जिन आपने जमा करवाया ना अपने अकाउंट में, ये दैट इज बेसिकली अ गुड फेथ मनी दैट यू आर गोइंग टू फुलफिल योर साइड ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस वट एवर दे आर। अच्छा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक और डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऑब्लिगेशन होती है आपकी, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके पास आप देख लें कि आइदर दूसरी पार्टी को या एक पार्टी को फायदा हो सकता है। इट इज अ जीरो सम गेम। थोड़ा आगे जाके बताऊंगी मैं आपको। द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज द वे द अंडरलाइंग एसेट इज प्राइस्ड फॉर फ्यूचर परचेज और सेल। जो अंडरलाइंग एसेट की प्राइसेस हैं वो किस तरह से वो डिफरेंट हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। कैसे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में तो आपने पहले से एक प्राइस सेट कर ली फॉर सम फ्यूचर डेट, लेकिन जो आपकी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है वो डेली डिटरमिन हो रही है बाय द सेटलमेंट प्राइसेस ऑन द एक्सचेंज दैट द ट्रेडिंग इज बीइंग डन। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टेट्स अ प्राइस फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इट स्टेट्स अ प्राइस फॉर द फ्यूचर transaction. By contrast, a future contract is settled up or marked to market daily at the settlement price. The settlement price is the price representative of the future's transaction price at the close of the daily trading on the exchange. Daily जो trading के ऊपर आपकी जो closing होती है उसके ऊपर जो आपकी price set होती है, जो determine होती है by the forces of the demand and supply, that is called the future contract price. लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस वही होगी जो आपने पहले से सेटल की हुई है बिटवीन यू एंड द कमर्शियल बैंक फॉर सम स्टेटेड टाइम पीरियड। समझ आ गया? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस पहले से सेट होगी फॉर सम स्टेटेड पीरियड, जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो प्राइसेस हैं दे आर गोइंग टू बी डिटरमिन्ड ऑन डेली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेटलमेंट प्राइस। गॉट माय पॉइंट? अच्छा जी, A buyer of a future contract, one who holds a long position in which the settlement price is higher than the previous day's settlement price, has a positive settlement for the day. कभी positive settlement होगी and कभी negative settlement होगी। अच्छा जी, change in the settlement price per unit of the underlying asset multiplied times the size of the contract equal the size of the daily settlement to be added to the margins account। जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में डेली का जो डिफरेंस होगा और जो मार्जिन अकाउंट का बैलेंस होगा वो मिला के जो आपके पास अमाउंट बच जाएगी दैट इज द बेसिकली अमाउंट। और अगर वो अमाउंट एक पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे चली जाती है तो फिर ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल दे देता है। मार्जिन कॉल का मतलब ये होता है कि यू हैव टू डिपॉजिट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी इनटू योर अकाउंट इन ऑर्डर टू गेट दैट बैलेंस्ड ऑफ। ये लाइक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी अगर उससे नीचे चला जाता है तो आपको थोड़े से अमाउंट उसके अंदर और जमा कराने हैं इनिशियल मार्जिन के, ताकि वो वापस रहे। थस फ्यूचर्स ट्रेडिंग बिटवीन द लॉन्ग एंड द शॉर्ट इज अ जीरो सम गेम, इसलिए हम इसको कहते हैं इट इज अ जीरो सम गेम। दैट इज द सम ऑफ द लॉन्ग and the short daily settlement is zero. Is that clear? Okay, if the investor's margin account falls below a maintenance margin level, अगर वो margin level से नीचे चला जाएगा तो variation margin must be added to the account to bring it back to the initial margin level। तो अगर वो उससे नीचे चला जाएगा तो फिर वेरिएशन मार्जिन को जमा कराना पड़ेगा। और वो वेरिएशन मार्जिन कैसे जमा होगा कि ब्रोकर जो है वो मार्जिन कॉल दे देगा कि आप इतना अमाउंट जमा करें। जैसे ही आप वेरिएशन मार्जिन जमा कराएंगे दोबारा से यू कैन स्टार्ट टेकिंग पोजीशंस अगेन। ठीक है? एन इन्वेस्टर हु सफर्स अ लिक्विडिटी क्रंच and cannot deposit additional margin money will have his position liquidated by his broker। अगर इन्वेस्टर की ये वीकनेस है कि वो मार्जिन जमा नहीं करा सकता तो फिर ब्रोकर उसकी पोजीशन को लिक्विडेट कर देगा, उसको खत्म कर देगा।
The marking to the market feature of the futures market means that the market participants realize their profits or suffer their losses on a day-to-day basis rather than all at once at maturity at with a forward contract. अच्छा, marking to the market फीचर का मतलब ये है कि ये डेली मार्क होती हैं, आपकी जो सेटलमेंट प्राइसेस हैं उसे डेली डिटरमिन होता है प्राइसेस, अनलाइक दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि बाय द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या एट द मैच्योरिटी लेवल डिटरमिन होगा. इज दैट क्लियर? आप यहाँ देखिए, करेंसी फ्यूचर मार्केट्स enforced by the potential arbitrage activities, the prices of the currency futures are closely related to their corresponding forward rates and the spot rates. So they are being influenced by the potential arbitrage activities. Arbitrage activities का मतलब यह है कि एक जगह से चीजें बाय करके दूसरी जगह पे आप उसको सेल आउट करते हैं. The prices of the currency futures are closely related to their corresponding forward rates, और ये forward rates से बहुत closely correspond करती हैं, and the spot rates. Currency future contracts are guaranteed by the exchange clearing house. अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं दे आर बेसिकली गारंटीड बाय द एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस, which in turn minimizes its own credit risk by imposing margin requirements on those market participants who take a position. तो जिसके बदले में it minimizes its own credit risk by imposing margin requirements at those market participants who take a position. तो ब्रोकर के पास एक तरह से ये राइट है क्योंकि क्लियरिंग ऑपरेशन इज बीइंग डन बाय प्रॉपर क्लियरिंग हाउस, तो ब्रोकर जो है वो मार्जिन कॉल के लिए आपको कॉल कर देगा एंड यू हैव टू डिपॉजिट दैट वेरिएशन मार्जिन इन ऑर्डर टू ब्रिंग योर इनिशियल मार्जिन टू दी मेंटेनेंस मार्जिन. जो आपने मेंटेनेंस मार्जिन अपने उसके अंदर रखा हुआ है उसको एक मिनिमम लेवल तक बरकरार रखने के लिए यू हैव टू डिपॉजिट सर्टेन वेरिएशन मार्जिन एज वेल. समझ आ रहा है? थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा रीड आउट करेंगे, थोड़ा सा दोबारा सुनेंगे तो यू विल गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग. तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर गारंटीड बाय द एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस, राइट? सो दे आर बीइंग गारंटीड बाय द एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस व्हिच इन टर्न मिनिमाइजेस इट्स ओन क्रेडिट रिस्क बाय इंपोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. Speculators often sell currency future contracts when they expect the underlying currency to depreciate. अच्छा, जब ये देखा जाए कि स्पेकुलेटर्स जो हैं वो ये एक्सपेक्ट करें कि दे करेंसी जो फ्यूचर्स हैं व्हेन दे एक्सपेक्ट कि उसकी जो अंडरलाइंग करेंसी है दैट इज गोइंग टू डिप्रिशिएट, दे आर गोइंग टू सेल एंड दे आर गोइंग टू बाय इफ दे एक्सपेक्ट कि अंडरलाइंग करेंसी जो है वो उसकी अप्रिशिएट हो जाएगी. अच्छा, एक डिफरेंस और जो स्पेकुलेटर और हेजर्स के दरमियान में है मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताती हूँ. Two types of market participants are necessary for a derivatives market to operate: speculators and hedgers. A speculator attempts to profit from a change in the futures prices. Price difference से advantage लेने की कोशिश कर रहा है. To do this, the speculator will take a long or short position in a futures contract depending upon his expectation of the future price movements. A hedger, on the other hand, wants to avoid price variation by locking in a purchase price of the underlying asset through a long position in the future contract. जबकि जो होगा hedger होगा they want to avoid this price variation. कैसे? By locking in the purchase price of the underlying asset through a long position in the future contract or a sale price through a short position. In effect, the hedger passes off the risk of price variation to the speculator, who is better able or at least more willing to bear this risk. Basically, hedger जो है वो प्राइस रिस्क को ट्रांसफर कर रहा है टू द स्पेकुलेटर, और स्पेकुलेटर को क्यों ट्रांसफर कर रहा है? स्पेकुलेटर खुद लेना चाहता है बिकॉज यू वांट टू बेयर दैट रिस्क. समझ आ रहा है? तो स्पेकुलेटर जो है ही इज बेयरिंग मोर रिस्क. किस तरह का? बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग टू हैव द प्राइस वेरिएशंस. जब कंडीशंस माइट बी फेवरेबल, दे माइट नॉट बी फेवरेबल. ठीक हो गया. स्पेकुलेटर्स और हेजेस का मैंने आपको एक और डिफरेंस बताया है विद अनदर एग्जांपल. अच्छा, यहां देखें. April 4, contract to sell 500,000 pesos at the rate of 0.09 per peso, 45,000 on June 17. Contract किया that you are going to sell 500,000 pesos at the rate of 0.09 per peso, $45,000
ऑन 17 जून को क्या करेंगे, बाय, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल, यहाँ पे आपने कर लिया टू बाय, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग टू हैव द डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हो गई 0.09 से 0.08 पे। यहाँ देखें 500,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.09, मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर ले लें आप, 45,000। ठीक है, ये रेट था जी इस वक्त। अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये जो करेंसी ऑफन सेल करेंसी फ्यूचर्स व्हेन दे एक्सपेक्ट द अंडरलाइंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू करेंसी टू डेप्रिशिएट, ये डेप्रिशिएट होगी 0.09 से 0.08 पर पैसों पे। ठीक है ना, अब क्या होगा, ये 500,000 कितने बन जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 40,000। ठीक है ना, और आप देखें इसमें ये आपके पास, अब जब आपने बाय किए तो आपको इतने पे करने पड़े, जब आपने सेल किए थे तो आपने इतने पे किए थे, अब जब आपने बाय किए तो इतने पे किए, तो नेट डिफरेंस कितना आ गया, 45,000 माइनस 40,000, दिस इज इक्वल टू 5,000 का गेन। गॉट माई पॉइंट? समझ आ गई आपको हाउ इट इज वर्किंग एंड हाउ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर बीइंग यूज्ड व्हेन द करेंसी इज डिप्रिशिएटिंग। Many MNCs purchase currency futures to hedge their foreign currency payables or sell currency futures to hedge their receivables. अच्छा, बहुत दफा ऐसा होता है कि जो MNCs हैं they purchase the currency futures either to hedge their foreign currency payables or sell future currencies to hedge their receivables. जब receivables को hedge करना है तो you are going to sell, and जब payables को hedge करना है तो you are going to buy. ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अप्रैल 4 को they expect to receive receivables हैं 500,000 pesos, contract to sell, जब रिसीव करना तो आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू सेल 500,000 pesos at the rate of 0.09 pesos on June 17 for some future time period। आपने अपने आप को रिजर्व करा लिया at this rate। अब क्या होगा, जून 17 को you are going to receive 500,000 pesos as expected, sell the pesos at the lock-in rate। आपने रिसीव किया 500,000 pesos जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया था, एंड देन यू आर गोइंग टू सेल एट द लॉक-इन रेट। अब आप उसको लॉक-इन रेट के ऊपर सेल कर दें। करेंसी फ्यूचर्स मार्केट, होल्डर्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लोज आउट देयर पोजीशंस बाय सेलिंग सिमिलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जो होल्डर्स हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के, वो अपनी पोजीशंस को क्लोज आउट भी कर सकते हैं। क्लोज आउट करने का मतलब यह है बाय सेलिंग दी सिमिलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, उसी तरह के सिमिलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल आउट करने से दे कैन क्लोज आउट देयर पोजीशंस। सेलर में आल्सो क्लोज आउट देयर पोजीशंस बाय परचेजिंग सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, और सेलर भी उसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट लेके बाय परचेजिंग बाय करके किसी और तरह का कॉन्ट्रैक्ट सिमिलर काइंड का लेके अपनी पोजीशंस को क्लोज कर सकते हैं। जनवरी 10 को कॉन्ट्रैक्ट टू बाय ऑस्ट्रेलियन डॉलर 100,000, ये जो ए और डॉलर है दैट इज द ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एट द रेट ऑफ $0.53 पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो इट मेक्स 100,000। कंफर्म कर लें, 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.53 दैट मेक्स 53,000 ऑन मार्च 19। फिर क्या होगा, February 15 को, मार्च 19 से पहले यू गो टू द February 15 कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ऑस्ट्रेलियन डॉलर 0.50 पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर एट द रेट ऑफ 50,000 ऑन मार्च 19। अब आप 15 फरवरी को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करें टू सेल ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑफ 100,000 एट द रेट ऑफ 0.50 पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर विच इज 50,000। दोबारा देख लें इसको, 0.5 इट इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, आगे चलें। मार्च 19 को क्या होगा, इनकर्स 3,000 लॉस फ्रॉम ऑफसेटिंग पोजीशन इन दी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। जब मार्च 19 आएगा तो दे आर गोइंग टू इनकर 3,000 लॉस फ्रॉम ऑफसेटिंग पोजीशंस इन दी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि देखें February 15 को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कर लिया था ये 100,000 का एट द रेट ऑफ 0.50, तो जब मार्च 19 आया एक्चुअल तो उनको लॉस हो गया, दैट वाज 3,000 का। लेकिन अगर वो जनवरी 10 वाले कॉन्ट्रैक्ट को बरकरार रखते अप टिल मार्च 19 तो दे वुडंट हैव इनकर्ड सच लॉस। आपके सामने एग्जांपल है, यू कैन सी दैट।
अच्छा जी, नाउ द करेंसी ऑप्शंस मार्केट, व्हाट आर द ऑप्शंस? ऑप्शन का मतलब क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है कि आप दिन के टाइम पे आज लंच में आइदर यू कैन हैव अ बर्गर और यू कैन हैव मैक्रोनीज। ये ऑप्शन है ना, यू हैव द ऑप्शन, यू हैव द चॉइस। ऑप्शन का मतलब है चॉइस का होना। अब चॉइस क्या है करेंसी ऑप्शन मार्केट में? यहाँ पे हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने की चॉइस है ना। मजे की बात, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको ये बताया था कि दैट इज द ऑब्लिगेशन, यू हैव टू मीट द कॉन्ट्रैक्ट। आपने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि द फर्म एंटर्ड इनटू लॉसेस जब हमने उसको पूरा नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, लेकिन जो फर्म है उसको फायदा हो सकता है बाय अडॉप्टिंग द करेंसी ऑप्शंस मार्केट। और वो कैसे होगा? ऑप्शंस इज बेसिकली राइट टू बाय और सेल currencies at a specified prices. So the currency options provide the right to purchase or sell currencies. यहाँ पे difference क्या है? The word right to buy or sell, right to buy or sell. So they are classified as two, that is calls or puts. Call is to buy, put is to sell. What is an option? Option is the choice. Option is the right. Option is the right to purchase or sell currencies at a specified price. They are classified as calls or put options. So the currency options provide the right to buy or sell currencies at a specified price, at a specified date and at a specified rate. They are classified as calls and puts. Call is to buy, put is to sell. Standardized options are traded on the exchanges through brokers. अब बिल्कुल इसी तरह से ये जो स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शंस हैं दे आर बीइंग ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस थ्रू ब्रोकर्स। ब्रोकर्स के मदद से यू कैन ट्रेड दीज एक्सचेंजेस, दीज ऑप्शंस ऑन द एक्सचेंजेस। कस्टमाइज्ड ऑप्शंस ऑफर्ड बाय द ब्रोकरेज फर्म्स एंड कमर्शियल बैंक्स आर ट्रेडेड इन द ओवर द काउंटर मार्केट। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक बात का जिक्र किया था कि जो OTC मार्केट है that is very much popular from the point of view of transactions, और बहुत सारी हमारी जो transactions हैं वो OTC के ऊपर होती हैं। और जब हम उसको exchange traded market से compare करें तो हमारी ज़्यादा transactions जो हैं वो OTC market पे होती हैं as compared to the exchange traded। और मैंने आपको उसकी reason भी बताई थी कि that is just because of the ease of transactions, because of the easy mode of doing transactions on the basis of which we can do that. So customized options offered by the brokerage firms and commercial banks are traded in the over the counter market. अब customized options क्या होते हैं कि वैसे तो मैंने आपको ये बताया था कि फॉरवर्ड मार्केट के अंदर जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कस्टमाइज्ड होते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो भी आपकी कस्टमाइज्ड हो सकती हैं, which are offered by the brokerage. So the customized options offered by the brokerage firms and the commercial banks are traded in over-the-counter market, and we were talking about the differences between over-the-counter market and the exchange traded markets. जो आपकी over-the-counter markets हैं, they are more popular in the sense कि because of the ease of doing transactions in that, और customized options by the brokerage firms and the commercial banks, they are traded on the OTC. अच्छा, कस्टमाइज्ड ऑप्शंस का क्या मतलब है? वैसे तो हमने ये कहा था कि हमारी जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमारी कस्टमाइज्ड हैं, हमारी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और जिसको हम ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और जो अवेलेबल हैं उन्हीं में से। लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि ब्रोकरेज फर्म्स और कमर्शियल बैंक्स जो है वो कस्टमाइज्ड ऑप्शंस भी ऑफर करते हैं। कस्टमाइज्ड ऑप्शंस का मतलब ये है कि दैट इज बेस्ड ऑन योर ओन नीड, जो आपकी नीड को, टू योर वेरी ओन नीड को कम्पीट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए जो करेंगी, दैट इज कॉल्ड द कस्टमाइज्ड ऑप्शंस। A currency call option grants the holder the right to buy a specified amount of a currency at a specified price, called the exercise or the strike price within a specified period of time. So the currency call option क्या करती है? होल्डर को ये राइट देती है टू बाय अ स्पेसिफाइड, ये कॉल ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स, नंबर 1 इज कॉल एंड नंबर 2 इज पुट ऑप्शन। जो करेंसी कॉल ऑप्शन है दैट इज टू बाय। अब होल्डर को क्या होगा? दैट इज द राइट टू बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ करेंसी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विच इज कॉल्ड द एक्सरसाइज प्राइस और द स्ट्राइक प्राइस विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अच्छा, अब ये जो स्ट्राइक प्राइस आपने ऑफर किया है
ये आप इस पे करेंगे या नहीं करेंगे, हमें राइट मिल गया, हम आइदर वी कैन एक्सरसाइज दैट प्राइस एट दिस पर्टिकुलर और नॉट। जैसे अगर हम प्रीवियस पे चले जाए ना स्लाइड पे, देखें इस एग्जांपल में अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया ना टू बाय 100,000 एट द रेट ऑफ 0.53, तो हमारी ऑब्लिगेशन बन गई थी कि वी हैड टू डू दिस, और हमने देखा कि इसमें हमें लॉस भी हुआ। अब जब आपने ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, तो 0.53 जो आपने इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस है, ये आपके पास राइट है कि वेदर यू कैन एक्सरसाइज इट और यू कैन गो टू द मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस इस वक्त क्या थी 0.50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यानी आपके पास ऑप्शंस में आपके पास ये राइट है कि यू कैन डू इट आइदर एट द एक्सरसाइज और द स्ट्राइक प्राइस, और यू कैन डू इट एट द दिस मार्केट प्राइस। ठीक है ना, तो ऑप्शंस में आपके पास बेसिकली यू हैव द ऑप्शन टू डू सो, आपके पास ये चॉइस है कि वेदर यू आर गोइंग टू हैव दिस कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो आप करेगा, लेकिन आप इसको एक्सरसाइज प्राइस के हवाले से यू हैव द राइट दैट वेदर यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज इट एट द एक्सरसाइज और द स्ट्राइक प्राइस और एट द मार्केट प्राइस। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम कहेंगे अ कॉल ऑप्शन इज इन द मनी। हमने अब डिफरेंट उसकी कैटेगराइजेशंस की हुई हैं। अ कॉल ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी इफ द एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस। अब जो हमारा मार्केट रेट है, करंट रेट है, एक्सचेंज रेट जिसको मैं कह रही थी, दैट इज इफ द एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस, दैट द कॉल ऑप्शन इज कॉल्ड इन द मनी। क्या मतलब हुआ, आपका एक्सचेंज रेट ज्यादा है और स्ट्राइक प्राइस कम है, और आपके पास ऑप्शन थी कि यू हैड द राइट टू बाय, तो आप बाय करेंगे उसको स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो उस वक्त कम है। सो द कॉल ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी इफ द एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस, एंड कॉल ऑप्शन इज सेट टू बी एट द मनी if the exchange rate is equal to strike price, and a call option is out of the money if the exchange rate is less than the strike price. मैं रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, हम पढ़े हैं ऑप्शंस, ऑप्शन मार्केट्स, और हमने स्टार्ट किया ये टॉपिक दैट इज अबाउट द कॉल ऑप्शंस। एंड कॉल ऑप्शंस का मतलब ये है, कॉल इज टू बाय, कॉल ऑप्शन का मतलब है राइट टू बाय। सो द करेंसी कॉल ऑप्शन ग्रांट्स द होल्डर द राइट टू बाय अ स्पेसिफिक amount of a currency at a specific price within a specific period of time. So the call option is set to be in the money if the exchange rate is greater than the strike price, and it is set to be at the money if the exchange rate is equal to the strike price, and it is set to be out of the money if the exchange rate is less than the strike price. Got it clear? मेरा पॉइंट आप क्लियर हुआ? देखें, कॉल ऑप्शन का मतलब ये है कि वी हैव द होल्डर हैज द राइट टू बाय और सेल। वो बाय क्यों करेगा, वो बाय हमेशा कम प्राइस पे करना चाहेगा। जब भी आप बाइंग के लिए जाते हैं, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको चीजें कम से कम प्राइस पे मिले, ऐसी बात है ना। तो अगर आपको ये लगे कि आपकी जो एक्सचेंज रेट है दैट इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस, तो आप उसको इस तरह की ऑप्शन को आप कहेंगे, इस तरह की कॉल ऑप्शन को आप कहेंगे दैट इज सेट टू बी इन दी मनी, और अगर उसके बराबर है तो एट दी मनी, और उससे अगर लेस है तो दैट इज कॉल्ड दी आउट ऑफ मनी। ऑप्शन होल्डर्स कैन सेल और एक्सरसाइज देयर ऑप्शन और लेट देयर ऑप्शंस एक्सपायर। अच्छा, ऑप्शन ओनर्स के पास तीन चॉइसेस हैं, आइदर टू सेल और टू एक्सरसाइज और लेट देयर ऑप्शंस एक्सपायर। तीन उनके पास ऑप्शन हैं, या तो वो उसको सेल कर सकते हैं, या फिर ये कि उसको एक्सरसाइज कर लें एट द स्ट्राइक प्राइस और द एक्सचेंज रेट व्हाटएवर सूट्स देम अकॉर्डिंग टू द कॉल ऑप्शन और द पुट ऑप्शन, या फिर ये कि वो अपनी ऑप्शन को एक्सपायर होने दें। ठीक है, कॉल ऑप्शन प्रीमियम्स विल बी हायर। अच्छा जी, अभी तक हमने कॉल ऑप्शन प्रीमियम की बात नहीं की थी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, व्हाट इज ऑप्शन? ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन इज द राइट टू बाय और सेल। अब ये राइट आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। तो प्रीमियम देना पड़ेगा जब भी आपने एक्सरसाइज करना है एट अ स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस और एट द गिवन एक्सचेंज रेट जो कि प्रिवेलिंग है मार्केट का, जो विच एवर इज हायर। अगर आप एक्सचेंज रेट के ऊपर करना चाहेंगे तो यू हैव टू पे द प्रीमियम। अगर प्रीमियम की अमाउंट आप समझते हैं कि बहुत बड़ी है और एक्सचेंज रेट से जो आपको बेनिफिट होने वाला है वो इतना ज्यादा नहीं है, तो देन यू विल नॉट एक्सरसाइज दैट ऑप्शन।
अगर आपको लगता है कि नहीं बेनिफिट होने वाला है और प्रीमियम की अमाउंट बहुत कम है एज कम्पेयर टू द बेनिफिट्स दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ, तो देन यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन. सो द कॉल ऑप्शन प्रीमियम्स विल बी हायर व्हेन द स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इज लार्जर, the time to expiration date is longer, the variability of currency is greater. Call option premiums will be higher. Call option premiums उस वक्त high होंगे when the spot price minus the strike price is larger. जब spot price और strike price का जो difference है वो बहुत बड़ा होगा तो हमारा जो कॉल ऑप्शन प्रीमियम है वो ज्यादा होगा. जाहिर है आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा अगर इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस ज्यादा होगा, लाइक स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस में. मतलब एंटिसिपेट ये किया जाता है कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कम है. अगर इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस कम है तो यू वुड एंड अप पेइंग लेस कॉल प्रीमियम, लेकिन अगर इन दोनों में ज्यादा है तो देन यू वुड एंड अप पेइंग मोर कॉल प्रीमियम. द टाइम टू एक्सपायरेशन डेट इज लॉन्गर. अगर एक्सपायरेशन डेट जो है वो बहुत लंबी है तो देन यू वुड हैव दीज कॉल ऑप्शन प्रीमियम्स हायर. एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ करेंसी इज ग्रेटर. और जो करेंसी की वेरिएबिलिटी है ये लाइक जो फ्लक्चुएशन पैटर्न्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ. देखें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी करेंसीज का जो पैटर्न है, जो फ्लक्चुएशंस का पैटर्न है, दैट इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव द पैटर्न ऑफ हैविंग द डिप्रिसिएशन अगेंस्ट द मेजर करेंसीज. इवन इफ वी लुक एट आवर ओन करेंसी, जहाँ पे हमारा जो रुपी है वो पिछले 10 सालों के दौरान में बहुत नीचे आ गया, उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई अगेंस्ट द डॉलर, तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो वेरिएबिलिटी ऑफ करेंसी है, जो फ्लक्चुएटिंग पैटर्न है, दैट इज मच मच लार्जर. एंड इंटरेस्टिंगली इस तरह की सिचुएशन जो है वो बहुत सूट करती है, बहुत सूटेबल है फॉर द डेरिवेटिव्स मार्केट. और ये डेरिवेटिव्स मार्केट की सबसे ज्यादा जो सक्सेस है वो सिर्फ उन कंट्रीज में हो सकती है जहां पे आपके करेंसी फ्लक्चुएशन पैटर्न्स ज्यादा हैं. बेसिकली इट इज टू हेज द एक्सचेंज रेट रिस्क. ये जो आप डेरिवेटिव्स यूज कर रहे हैं ये आप सारे एक्सचेंज रेट रिस्क को हेज करने के लिए यूज कर रहे हैं ताकि आप जो उसकी बैड फ्लक्चुएशंस हैं उसको अवॉइड कर सकें. अच्छा स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंगली एक और आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि जब से यूरो करेंसी आई है यूरोपियन यूनियन के अंदर, उससे पहले उनके दरमियान में फॉरेन एक्सचेंज का जो डिफरेंस था, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क था, वो बहुत हाई था अमंग कंट्रीज. लेकिन जब से यूरो करेंसी इंट्रोड्यूस हुई है तो क्या हुआ कि वो जो फ्लक्चुएटिंग पैटर्न थे वो तो सब खत्म हो गए क्योंकि सबके पास करेंसी एक आ गई, तो एक्सचेंज रेट डिफरेंस खत्म हो गया. एक्सचेंज रेट डिफरेंस को ही सेलिब्रेट करने के लिए वी आर यूजिंग ऑल दीज डेरिवेटिव सिक्योरिटीज. तो जब वो चीज ही एग्जिस्ट नहीं हो रही तो फिर करेंसी डेरिवेटिव्स का यूजेज किस काम का. यस, यू कैन डू द करेंसी डेरिवेटिव्स फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस और इवन अभी भी यूज हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. बट जो हमारा मेजर फॉर्म था फॉर दैट वाज एम था वो था दैट वाज टू हेज द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, वो खत्म हो जाता है. सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज बेसिकली द crux of the story कि जो developing countries हैं they are more of towards using all these derivatives. Firms may purchase currency call options to hedge payables, project bidding or target bidding. अच्छा, जो call options हैं they might be used for hedging payables. Call options, call is to buy, either for the project bidding के लिए use हो सकते हैं और for the target bidding. They are being extremely used. Speculators may purchase call options on a currency that they expect to appreciate. जिस करेंसी को वो ये समझते हैं कि ये that is going to be appreciated, they are going to buy that. So speculators they will purchase call options on a currency that they expect to appreciate. अगर डॉलर की करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से के अगेंस्ट अप्रिशिएट होने जा रही है, उसका पैटर्न है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, तो स्पेक्यूलेटर्स क्या करेंगे, दे मे परचेज कॉल ऑप्शंस ऑन अ करेंसी दैट दे एक्सपेक्ट टू अप्रिशिएट. प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस दैट इज द स्पॉट प्राइस माइनस द ऑप्शन प्रीमियम माइनस द बाइंग स्ट्राइक प्राइस, दैट इज गोइंग टू बी द प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस माइनस द ऑप्शन प्रीमियम माइनस द बाइंग स्ट्राइक प्राइस. अच्छा, हमने ऑप्शन प्रीमियम को यहाँ पे लेस क्यों किया, एनी क्लू, एनी आइडिया? देखें, जो ऑप्शन प्रीमियम है बेसिकली हमने उसको लेस इसलिए किया क्योंकि हमने ये पे करना है,
हमें ये पे करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव एक्सरसाइज्ड आवर ऑप्शन, हमने अपने ऑप्शन को इस्तेमाल किया है, हमने उसको एक्सरसाइज किया है एट द एक्सरसाइज प्राइस, और फिर जो उसकी स्ट्राइक प्राइस है उसको भी आप उसमें से लेस कर देंगे। सेलिंग प्राइस बड़ी है, लेस ऑप्शन प्राइस, लेस बाइंग और द स्ट्राइक प्राइस, दैट इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट। एट ब्रेक इवन, जब दोनों बराबर होंगे, दैट इज प्रॉफिट गोइंग टू बी इक्वल, दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 अगर ये सब चीजें नेगेट करके उसका इफेक्ट नेगेटिव आता है। They may also sell or write call options on a currency that they expect to depreciate. अच्छा, उन को options को they are going to sell call options on a currency on which they expect to depreciate. जिस currency को वो expect करेंगे कि ये depreciate करने जा रही है, उसको वो sell out कर देंगे। समझ आ रहा? जिस currency को expect करेंगे कि ये depreciate करने जा रही है, वो उसको sell out कर देंगे। और उसका प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑप्शन प्रीमियम माइनस बाइंग प्राइस प्लस द सेलिंग प्राइस। सो ऑप्शन प्रीमियम इज बेसिकली हायर एज कंपेयर टू द बाइंग एंड द सेलिंग प्राइस इफ यू आर टू अर्न द प्रॉफिट्स। करेंसी पुट ऑप्शंस। A currency put option grants the holder the right to sell a specified amount of a currency at a specific price with the strike price within a specified time period. अच्छा, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में क्या डिफरेंस है आप बताएंगे मुझे? यस, वेरी गुड जी। पुट ऑप्शन क्या है जी? दैट इज टू राइट टू सेल। वेरी गुड। सो कॉल ऑप्शन इज राइट टू बाय एंड पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल। सो इन दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस ये है, बाकी सब कुछ बराबर है, बाकी सब कुछ वही चीजें हैं, वही कैलकुलेशंस हैं, वही फार्मूलाज हैं, वही टर्मिनोलॉजीज हैं। सो द करेंसी पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल। करेंसी पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल वेयर बाय it grants the holder the right to sell a specific amount of a currency at a specific price, the strike price, within a specified period of time. A put option is said to be in the money if the exchange rate is less than the strike price. ये सब उलट है। जब हमने कॉल ऑप्शन किया था, the call option was used to be set in the money if the exchange rate was higher than the strike price. यहाँ पे a put option is in the money if the exchange rate is less than the strike price, and it is at the money if the exchange rate is equal to the strike price, and it is said to be out of the money if the exchange rate is greater than the strike price. Put option premiums will be higher when the strike price minus the spot price is larger. हमने वो conditions भी पढ़ी थी जिसमें हमारे call option premiums high थे. The time to expiration date is longer and the variability of currency is greater. ये वही conditions हैं जो हमने call options के दौरान पढ़ी थी, और ये वही reasons हैं जिनकी basis के ऊपर हम ये setup कर सकते हैं कि the put options premium will be higher. Firms may purchase currency put options to hedge future receivable. So firm may choose to purchase currency put options to hedge future receivables. अच्छा जी, speculators may purchase put options on a currency that they expect to depreciate. अब put options उसके ऊपर purchase करेंगे जिस currency को वो समझेंगे कि they are going to depreciate. अच्छा जी, बिल्कुल वही formulas जो हमने call options के लिए पढ़े थे. The speculators may purchase put options on a currency that they expect to depreciate. Profit is equal to selling price less buying price less option premium, and this may also sell the put options on a currency that they expect to appreciate. Profit is equal to option premium plus selling price minus the buying price. अच्छा, one possible speculative strategy for the volatile currency is to purchase both a put option and a call option at the same exercise price. This is called a straddle. अच्छा, ये क्या चीज है? एक जो पॉसिबल स्पेक्युलेटिव स्ट्रेटजी है फॉर द वोलेटाइल करेंसी. व्हाट इज द वोलेटाइल करेंसी? वोलेटाइल करेंसी का मतलब है जिस करेंसी का जो फ्लक्चुएटिंग पैटर्न बहुत ज्यादा एब्रप्ट है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा तेजी से होता जाता है. इट इज टू परचेज अ पुट ऑप्शन एंड अ कॉल ऑप्शन एट द सेम एक्सरसाइज प्राइस. अब इसमें हम क्या कहते हैं कि हम पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को दो कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे और वो हम एक ही एक्सरसाइज प्राइस पे लेंगे. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द स्ट्रैडल. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द स्ट्रैडल. By purchasing both options, the speculator may gain if the currency moves substantially in either
डायरेक्शन, और इफ इट इज मूव्स इन वन डायरेक्शन फॉलोड बाय द अदर, तो स्पेकुलेटर गेन ले सकता है अगर करेंसी एक जगह पे ज्यादा सब्सटेंशियली मूव कर दे किसी में, या बढ़ जाए या कम हो जाए। तो वोलाटाइल करेंसीज के लिए स्ट्रैडल्स दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल strategy to be used. Efficiency of futures and options. If the foreign exchange markets are efficient, the speculation in the currency futures and option markets should not consistently generate abnormally large profits. देखिए ये वही मैंने आपको बात की है कि अगर आप foreign exchange markets efficient हों, are they efficient? Really they are not. Ideal conditions में हम कहते हैं कि जो markets हैं they are efficient. And what is an efficient market by the way? एफिशिएंट मार्केट वो है जहाँ पे आपको सारी जो बायर एंड सेलर है उसको सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड है, और जो सिक्योरिटीज हैं दे आर रिफ्लेक्टिंग द ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दोज पर्टिकुलर एसेट्स। तो जो एसेट्स की ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू को भी डिपेक्ट कर रही हैं, और इंफॉर्मेशन का फ्लो भी सबको बायर एंड सेलर को इक्वल इंफॉर्मेशन डिस्पर्स होती है। तो अगर तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एफिशिएंट हैं तो क्या होगा, स्पेकुलेशन इन द करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट शुड नॉट कंसिस्टेंटली जनरेट एबनॉर्मली लार्ज प्रॉफिट्स, यानी कि फिर आप उम्मीद ना रखें कि आपको इन सारी स्ट्रेटजी से कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट्स जनरेट होने वाले हैं, क्योंकि ये तो हमारी सारी जो गेम है ना वो सारी बेस ही करती है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के ऊपर, और जहाँ पे हम अनएंटिसिपेटेड को एज्यूम करते हैं। अगर हम अनएंटिसिपेटेड नहीं आएगा, सारे एंटिसिपेटेड हैं, सब चीजें नोन है, तो देन देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग ऑल दीज डेरिवेटिव सिक्योरिटीज। लेकिन अगर वहां पे थोड़ा सा मार्जिन है टू जनरेट द एबनॉर्मली प्रॉफिट्स, तो यस देन वी कैन यूज ऑल दीज। Now the European currency options, these are the two different types of currency options. One is the American style and the other one is the European style, and I'm going to tell you what are these European currency options. हमने इनका नाम रखा है based on certain phenomena. European style currency options are similar to the American style options. मैंने आपको बताया कि there are two types of options. Number one is European currency option and number two is American. Two types of currency options are European and American options. European options and American options. The European style currency options are similar to the American style options, except that they can only be exercised on the expiration date. तो यूरोपियन जो है वो सिर्फ एक्सपायरेशन पे, अमेरिकन जो है वो किसी भी टाइम पे यू कैन एक्सरसाइज देम। तो अमेरिकन किसी भी टाइम पे, यूरोपियन ओनली एट द एक्सपायरेशन डेट। मैं रिपीट करती हूँ, यूरोपियन स्टाइल करेंसी ऑप्शंस आर सिमिलर टू द अमेरिकन एक्सेप्ट देयर दे कैन ओनली बी एक्सरसाइज्ड एट द एक्सपायरेशन डेट। यूरोपियन स्टाइल और अमेरिकन स्टाइल में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट के यूरोपियन स्टाइल जो ऑप्शंस हैं दे कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट द एक्सपायरेशन डेट। जो आपने एक्सपायरेशन डेट लिखी है सिर्फ आप उसके ऊपर इसको एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। लेकिन जो अमेरिकन वाले हैं दे कैन बी एक्सरसाइज्ड एट एनी एक्सपायरेशन डेट। फॉर फर्म्स दैट परचेज ऑप्शंस टू हेज फ्यूचर कैश फ्लोज, दिस लॉस इन फ्लेक्सिबिलिटी इज प्रोबेबली नॉट एन इशू। For firms that purchase options to hedge future cash flows, this loss in flexibility is probably not an issue. अब ये जो flexibility है, अब इसको कौन enjoy करना चाहता है? अब इसको वो enjoy करना चाहते होंगे जिनके future cash flows जो हैं वो predictable नहीं है या उसके अंदर uncertainty ज्यादा है। अगर uncertainty ज्यादा है तो then we would like to have the कौन से options use करेंगे? वेरी गुड, अमेरिकन ऑप्शंस। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश इतनी ज्यादा नहीं है और वो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, फोरसी ये कर रहे हैं कि फ्लो ऑफ जो फंड्स का जो कैश फ्लोज हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगे, तो देन वी माइट बी यूजिंग द यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस। हेंस इफ देयर प्रीमियम्स आर लोअर, यूरोपियन स्टाइल करेंसी ऑप्शंस में बी प्रेफर्ड। अगर कंसिस्टेंट कैश फ्लोज एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो हम इस फ्लेक्सिबिलिटी को एंजॉय नहीं करेंगे, तो यूरोपियन स्टाइल विल बी ऑफर्ड अगर प्रीमियम उसके लोअर हों। So dear students, this was all about today's lecture. I hope you have enjoyed it. और हमने इसमें आज के लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जिसके अंदर हमारे पास करेंसी ऑप्शंस थे, फिर हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े,
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के दरमियान में जो डिफरेंसेस थे हमने उनको पढ़ा और हमने उनको बहुत डिटेल से देखा। अभी मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट एंड काउंटर पॉइंट पढ़ के सुनाती हूँ और आप मुझे बताएंगे कि हम इनमें से क्या अडॉप्ट करें, फ्यूचर्स या ऑप्शंस। शुड स्पेक्यूलेटर्स यूज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस? और प्लीज इसके ऊपर सोचिएगा। पॉइंट मैं आपको 2 पॉइंट्स पढ़ के सुनाऊंगी, वन इज पॉइंट एंड द अदर वन इज काउंटर पॉइंट, एंड देन यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट विच वन इज गुड। पॉइंट: speculators should use currency futures because they can avoid substantial premium. अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यूज करते हैं तो प्रीमियम आपको नहीं देना पड़ता। To the extent that they are willing to speculate, they must have confidence in their expectations. If they have sufficient confidence in their expectations, they should bet on their expectations without having to buy a large premium to cover themselves if they are wrong. If they do not have enough confidence in their expectation, they should not speculate at all. यानी speculator को point ये है कि speculator use करें future contract and they should have the enough confidence in adopting these future contracts. और फिर उसको उसके ऊपर bet करें। bet का मतलब ये है कि they know that they are going to win, और अगर नहीं तो then they should not enter into the future contracts. ये तो point हो गया कि the speculators they should use the future contract. अब ऑप्शंस का पॉइंट पढ़ते हैं। स्पेक्यूलेटर्स शुड यूज करेंसी ऑप्शंस टू फिट द डिग्री ऑफ देयर कॉन्फिडेंस। अच्छा देखें, यहाँ पे स्पेक्यूलेटर वाली जो बात थी वो था टू बेट द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, यहाँ पे है टू फिट द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट अ करेंसी विल अप्रिशिएट सब्सटेंशियली बट वांट टू लिमिट देयर इन्वेस्टमेंट, दे कैन बाय डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। वो बाय कर लें डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। दीज ऑप्शंस हैव अ एक्सरसाइज प्राइस बट अ लोअर प्रीमियम एंड देयरफॉर रिक्वायर अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। इसलिए हमने कहा कि हम ऑप्शंस में अपनी इन्वेस्टमेंट को लिमिट कर देंगे। ऑल्टरनेटिवली व्हाट कैन दे डू इज दैट दे कैन बाय ऑप्शंस दैट हैव अ लोअर एक्सरसाइज प्राइस, जिसकी एक्सरसाइज प्राइस लोअर होगी, एंड हायर प्रीमियम which are going to likely generate a greater returns if the currency appreciate. Speculation involves risk. Speculators must recognize that their expectations may be wrong. Speculators को ये recognize करना चाहिए कि उनकी expectations गलत हो सकती हैं. While options require a premium, the premium is worthwhile to limit the potential downside risk. Options enable speculators to select the degree of downside risk that they are willing to tolerate. Who is correct? आप बताएंगे who is correct? अच्छा, options and futures based on the circumstances and based upon the choice that you want to limit your investment or not, you can use it. अगर आप limit करना चाहते हैं तो options, अगर if you want to bet, you may enter into the future contracts. Thank you very much students for your patience. See you next time. Allah Hafiz.